Good morning, students. This is Bhanu Pratap Singh. This is the chapter of slope and deflection, which is the last chapter of mechanics of solids. So consider, first of all, let's understand that what is slope. बेटा हम सबसे पहले समझेंगे कि ढलान क्या है, यानी कि स्लोप क्या है। तो मान लेते हैं बेटा कोई बीम है, ये बीम हमने दिखाया ए और बी। इस बीम पर अगर मान लेते हैं सिंपली सपोर्टेड ही ले लेते हैं, यानी कि शुद्ध आलंबित धरण अगर ले लेते हैं, तो इस केस में यानी कि शुद्ध आलंबित धरण के केस में बेटा जो मिड पार्ट पे लोड आएगा, यानी कि मैं कहूँ अगर ये W है, लोड W है, तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम जैसे ही लोड अप्लाई होगा, ये तो बीम की मान लेते हैं ये मिड पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट C, ये ओरिजिनल बीम है, लेकिन आफ्टर सम टाइम द बीम गेट्स डिफ्लेक्टेड, बीम में बेटा विक्षेपण होगा, डिफ्लेक्ट होगा बीम। और जब डिफ्लेक्ट होगा तो स्लोप किसको कहेंगे हम, तो स्लोप बेटा व्हेन द लोड इज अप्लाइड एट द मिड पार्ट ऑफ द बीम गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड दिस डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। देख सकते हैं आप मैक्सिमम कहाँ है, मिड पॉइंट पे है, मैक्सिमम एट द मिड पॉइंट एंड द डिफ्लेक्शन कर्व ऑफ द बीम इज नोन एज इलास्टिक कर्व। और जो ये डिफ्लेक्शन कर्व है बेटा, इसको हम कहेंगे प्रत्यास्थ वक्र, यानी कि इलास्टिक कर्व। तो प्रत्यास्थ वक्र किसको कह रहे हैं, प्रत्यास्थ वक्र उसको कह रहे हैं जब मिड पार्ट पे हम कोई बिंदु भार लगाते हैं तो धरण में विक्षेपण होता है, और यह विक्षेपण धरण के मध्य भाग में अधिकतम होता है, धरण के मध्य भाग में, यानी कि जो डिफ्लेक्शन है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे। अगर मिड पॉइंट हमने C लिया है तो C पर डिफ्लेक्शन यानी कि विक्षेपण मैक्सिमम होगा। तो इस कर्व को, जो विक्षेपण कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं प्रत्यास्थ कर्व, यानी कि बेटा इलास्टिक कर्व कहते हैं। तो स्लोप क्या है, द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द बीम, ये बीम की एक्सिस है, एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ द बीम एंड टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व। अगर इस इलास्टिक कर्व से हम टेंजेंट खींचें, लेट्स सी, अगर इस इलास्टिक कर्व से हम टेंजेंट खींचें, ये हमारा क्या है, स्पर्शी है, टेंजेंट है। अगेन फिर से सुनिए, द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ बीम एंड टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व इज नोन एज स्लोप। और यही स्लोप बेटा हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा। तो ए से टेंजेंट खींचा तो थीटा एट ए, यानी कि स्लोप एट ए। थीटा ए क्या है बेटा, स्लोप एट ए, ए पर ढलान, स्लोप एट ए, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बी पे टेंजेंट खींचें, ये भी क्या है, टेंजेंट है, स्पर्शी है, बी पे अगर टेंजेंट खींचें तो एक्सिस के, बीम के एक्सिस से टेंजेंट का जो कोण बनेगा उसी को कहते हैं ढलान, स्लोप। थीटा भी क्या है बेटा, स्लोप एट बी, पॉइंट, ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर इस तरह का बीम है बेटा तो हमें पता है कि इसको थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका रेडियन में होगा मान, कोण है रेडियन में होगा, है ना बेटा, ठीक है। एक चीज़ हमें पता है कि जो थीटा ए होगा, जो स्लोप ए पर होगा वही स्लोप बी पर होगा। तो क्या सी पर कोई स्लोप होगा, देखते हैं। यानी कि मैं कहूँ थीटा को हम किससे और दिखा सकते हैं, तो हम dy बाई dx से भी दिखा सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई है x और y डायरेक्शन में, y और x हमने ले लिया है, मान लेते हैं कोई कर्व है, इसका हमको स्लोप निकालना है। तो करते क्या है, तो जब स्लोप निकालते हैं बेटा तो y में इससे और यहाँ से हम खींचते हैं, इस पॉइंट पे ये x होगा, तो स्मॉल x स्मॉल y, और स्लोप क्या हो जाता है थीटा, dy अपॉन dx। तो इसी को थीटा भी कहते हैं, स्लोप ढलान कहते हैं, और dy बाई dx भी यही होता है। तो एक बात ये कि थीटा मैक्सिमम तो ठीक है ए और बी पर, थीटा हमारा ए और बी पर ही मैक्सिमम है, यही मैक्स है,
अधिकतम है। क्यों? क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतम, अगर मैं कहीं और देखना चाहूँ तो कहीं और देखने के लिए ज़रा देखते हैं कहाँ पे होगा। तो बेटा कहीं और बनाए अगर हम लोग, तो मान लेते हैं ये बीम है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये बी है ये ए है, मिड पे लोड लगाया और इसमें ये डिफ्लेक्शन कर्व या इलास्टिक कर्व है। अगर हम मिड पॉइंट पे यानी कि हम देखना चाह रहे थे सी पर, तो सी पर अगर हम लोड देखें तो टेंजेंट खींचें सी पर, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, थीटा एट सी विल बी इज इक्वल टू 0। सी पर थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि स्लोप एट पॉइंट सी विल बी इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ थीटा एट सी इज इक्वल टू 0। तो थीटा ए और बी पर मैक्सिमम होगा और सी पर क्या होगा, स्लोप 0 होगा। तो स्लोप को परिभाषित कैसे करेंगे, तो अगेन इट इज़ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ द बीम एंड टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व। यह धरन की अक्ष और प्रत्यास्थ वक्र पर खींचा गया स्पर्शी के बीच का कोण होता है, जिसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई बेटा रेडियन होती है। थीटा की इकाई रेडियन होती है। ठीक है, चलिए स्लोप देख लिया हमने, अब डिफ्लेक्शन देखते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या है। नाउ लेट अस कंसीडर डिफ्लेक्शन, यानी कि विक्षेपण। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या होगा हमारा, ठीक है, तो इट इज़ वर्टिकल डिफरेंस या वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द बीम बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग। मान लेते हैं ये बीम है हमारा, अगेन सिंपली सपोर्टेड बीम ही लेते हैं, जिसके मिड पे हमारा क्या लगा है, लोड लगा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो द आलंबित धरण है। तो आफ्टर सम टाइम बीम में क्या होगा, कुछ समय के पश्चात बीम में विक्षेपण होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और यह विक्षेपण मैक्सिमम कहाँ होगा, इस पॉइंट को अगर सी दिखाए तो सी पर होगा। तो कह रहा है इट इज़ अ वर्टिकल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द बीम। धरन से मापी गई ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। कौन सी दूरी, लोड लगाने के पहले और लोड लगाने के बाद के बीच की। लोड लगाने के पहले ये बीम की एक्सिस थी, लोड लगाने के बाद ये होगी। तो इन्हीं दोनों के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है उसी को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, और इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस केस में, हमारे केस में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, तो ये बेटा पॉइंट सी पर होगा। और यही डिफ्लेक्शन को हम, सॉरी मैं कह लूँ कि डिफ्लेक्शन को हम किससे दिखाते हैं, तो y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर होगी, दूरी है मीटर होगी। लेकिन जब हम बात पॉइंट ए पर करेंगे, एट ए, y क्या है बेटा, ऊर्ध्वाधर दूरी 0 है, b पर भी 0 है, तो y एट ए इज इक्वल टू वाई एट बी इज इक्वल टू 0 मीटर। कोई ऊर्ध्वाधर दूरी a और b पर नहीं है, इसीलिए a और b पर डिफ्लेक्शन 0 है। c पर डिफ्लेक्शन अधिकतम है, मैक्सिमम है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ तक बात आ गई। अब कुछ बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं। हाँ बेटा, सीमाओं की स्थितियाँ देख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशंस देख लेते हैं क्या है। बाउंड्री कंडीशंस क्या है, तो कुछ नहीं है बेटा। पहले एक केस देखें सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, मान लेते हैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये सपोर्ट्स हैं, ये सी पर मिड पे सी के लोड लग रहा है, पॉइंट सी। ठीक है बेटा, तो इस केस में, हमारे इस केस में होगा क्या, तो हमारे इस केस में बेटा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा उसमें होगा डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन होगा तो कुछ इस तरह का होगा। ठीक, तो सी पर हमने कहा कि वाई होगा, डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम, और ए और बी पर अगर टेंजेंट खींचें तो थीटा ए और टेंजेंट खींचें थीटा बी, सॉरी ये है वो भी है,
कोई बात नहीं। तो थीटा एट ए इज इक्वल टू थीटा एट बी इज इक्वल टू थीटा मैक्स अधिकतम होगी। वाई एट ए इज इक्वल टू वाई एट बी इज इक्वल टू 0 और थीटा सी क्या होगा, थीटा सी पर होगा 0 क्योंकि यहाँ से टेंजेंट खींचेंगे। थीटा एट सी इज इक्वल टू 0। उसी तरह से हमारा वाई एट सी इज इक्वल टू वाई मैक्स, ये है कंडीशंस। तो अगर हम देखें कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होगी, तो बाउंड्री कंडीशंस बेटा दो बातें। पहली, स्लोप विल बी मैक्सिमम एट ए एंड बी। क्लियर है, स्लोप विल बी मैक्सिमम ए एंड बी। ठीक है, ए और बी पे स्लोप मैक्सिमम होगा, लेकिन स्लोप एट सी विल बी इक्वल टू 0। दूसरी बात कि डिफ्लेक्शन यानी कि y इज मैक्सिमम एट c बट y एट a इज इक्वल टू y एट b विल बी 0। तो ये बाउंड्री कंडीशंस है जो भी बीम हम सिंपली सपोर्टेड बीम हम देख रहे थे उसके केस में। ठीक है बेटा, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम का है। आगे हम कैंटिलीवर बीम की स्टडी करते हैं ना। हम देख रहे हैं बेटा कैंटिलीवर बीम का केस। तो कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होगा, सिंपल। तो अगर हम लें कैंटिलीवर बीम, है ना, कैंटिलीवर बीम। अभी तक तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम को देखा, अब जरा कैंटिलीवर बीम को देखते हैं। तो मान लेते हैं कैंटिलीवर बीम का कोई एक सिरा ए और बी इस तरह से। इसके फ्री एंड पे अगर हम लोड दे रहे हैं डब्ल्यू का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर हम लोड दे रहे हैं बेटा तो होगा क्या, बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी। तो बेटा बीम कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट करने वाली है, यानी बीम में फिक्स सपोर्ट पे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बीम का इलास्टिक कर्व यानी इस तरह से होगा प्रत्यास्थ वक्र। तो एक बात तो क्लियर है, जो वर्टिकल दूरी होगी बीम के ओरिजिनल एक्सिस और इलास्टिक कर्व के, इसी को हम डिफ्लेक्शन कह रहे हैं। यही वाई होगा, स्मॉल वाई से भी दिखाते हैं, कैपिटल वाई से भी दिखाते हैं, कम होता है इसीलिए स्मॉल वाई। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, बी पर होगा, लेकिन वाई ए पर क्या हो जाएगा, वाई एट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं स्लोप। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, टेंजेंट अगर हम ये ड्रॉ करते हैं बेटा, तो मैक्सिमम कहाँ होगा, थीटा मैक्सिमम कहाँ होगा, ये बी पर ही गए हैं, तो थीटा बी विल बी इज इक्वल टू थीटा मैक्स। लेकिन यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो थीटा ए क्या होगा, 0 होगा। तो अगेन दो बातें, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस देख लें, यानी कि एट पॉइंट ए, बिंदु ए पर क्या है, स्लोप भी 0 है और विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन भी क्या है, 0 है। लेकिन बात करें हम पॉइंट बी पर, अगर दूसरी बात कि एट पॉइंट बी पर क्या है, वाई भी मैक्सिमम है यानी कि वाई बी है, और थीटा भी मैक्सिमम है यानी कि थीटा भी है। तो कैंटिलीवर बीम के केस में हमेशा फ्री एंड पर स्लोप भी मैक्सिमम होगी और डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होगा, यानी कि ढलान भी अधिकतम होगी और विक्षेपण भी अधिकतम होगा, है ना बेटा। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लें, यानी कि चिन्ह परिपाटी की बात कर लें। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा यहाँ पे जरा देखते हैं। साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी, तो सिंपल सा है बेटा, अगेन वही जो बताता था। अगर मान लेते हैं बीम है, पॉइंट ए और बी है, मिड पे लोड लग रहा है डब्लू का, सिंपली सपोर्टेड है, तो चांसेस हैं बेटा कि ये डिफ्लेक्शन बीच में मैक्सिमम होगा, यानी कि इलास्टिक कर्व भी होगा, यानी कि वाई मैक्स कहाँ होगा, इस मिड पॉइंट अगर सी है तो सी पे होगा। तो इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम कॉन्केविटी, यानी ये कॉन्केव की तरह है ना बेटा, अवतल की तरह है। तो ये कॉन्केविटी है, CONCAVITI, कॉन्केविटी। तो
इस तरह को हम कंसीडर करते हैं क्या बेटा, सैगिंग बताया था, और इसको हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर बीम है और बीम में अगर मान लेते हैं कोई सिंपली सपोर्टेड ए और बी है और इस पे अगर वर्टिकल डाउनवर्ड की तरफ कोई लोड लग रहा है, यानी कि डाउनवर्ड से लग रहा है, यानी कि अपवर्ड लग रहा है, तो चांसेस हैं बीम में इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा, यानी मैक्सिमम कहाँ होगा, यही होगा वाई मैक्स। तो इसको बोलते हैं बेटा हॉगिंग, है ना, पता होगा आपको। और इसको कंसीडर करेंगे ऋणात्मक, नेगेटिव। तो यहाँ तक क्लियर हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें बेटा, ठीक है ना। चलिए कुछ बातें और हैं, जैसे कि पहला कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ पॉजिटिव फ्रॉम राइट साइड। अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन ले बेटा यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू जो हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, कहाँ से, फ्रॉम राइट साइड से, दाहिनी तरफ से एक्स का मान हम धनात्मक लेंगे। दूसरा कि अगर विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे है ना, डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन लेंगे बेटा वो वाई को हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। वही अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना बेटा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है वो पॉजिटिव होगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव होगा। और एक बात कि जो स्लोप का मान निकाल रहे हैं, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी कि ये जो स्लोप ऐसे हम ले रहे हैं बेटा, ये अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, अगर वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो पॉजिटिव। यानी कि दो बातें, पहला वाई अपवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव, अगर डिफ्लेक्शन अपवर्ड है तो पॉजिटिव। दूसरी बात है, तीन बातें यहाँ पे करेंगे, वाई अगर डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तीसरी बात कि थीटा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, अगर वही चौथी बात, अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव। ये बातें ध्यान में रखेंगे जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना बेटा। तो चलिए देखते हैं आगे सर्कुलर बेंडिंग क्या है। चलिए बेटा देखते हैं कि सर्कुलर बेंडिंग है क्या। तो सर्कुलर बेंडिंग का मतलब ये है, एक सेकेंड, सर्कुलर बेंडिंग का मतलब ये बेटा कि अगर हम लेते हैं, देखते हैं सर्कुलर बेंडिंग, एक छोटी सी थियरी है, वृत्ताकार नमन। तो सर्कुलर बेंडिंग है क्या, मान लेते हैं कोई बीम है, हमेशा वही कंसीडर करेंगे, क्या करें, सोचते होगे तुम लोग कितना असर पकड़ाते हैं, है ना। और सपोर्ट्स दे देते हैं, मान लेते हैं ये सपोर्ट्स ए है, ए बी पर, और आफ्टर सम टाइम लोड लगाने के बाद इसमें डिफ्लेक्शन होगा। अगर इसके सर्कल को पूरा बनाया जाए, लेट्स ड्रॉ द होल सर्कल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, केंद्र को मान लेते हैं सी है, सेंटर सी है। अच्छा, अगर सेंटर सी है तो ए से सी तक ये इसकी त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, या मैं कह लूँ कि यार क्या है, वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है बेटा। नोट्स मिल जाएंगे, परेशान नहीं है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम लोगों का ध्यान यही होगा कि नोट्स कहाँ है, अजीब हाल है। ये भी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये अगर वर्टिकल ड्रॉ करें तो ये मान लेते हैं सी पॉइंट है तो ये भी सी होगा, या कुछ और मान लेते हैं, ये मान लेते हैं डी है। तो बेटा डी से मैक्सिमम ये क्या होगा, इसी को तो हम लोग डिफ्लेक्शन मानते थे, ये वाई है, ये पूरा आर है, ये पूरा आर है, ये आर है, ये वाई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक सी डी कितना हो जाएगा, सी टू डी, ये ए सी आर है, आर माइनस वाई कर दें यहाँ पे, ये आर माइनस वाई, क्लियर है बेटा, ठीक। और ये क्या है, सी डी क्या हो जाएगा, आर माइनस वाई, ये पूरा बीम की लंबाई है, यानी कि एल है। अच्छा, तो अगर टेंजेंट खींचें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा ए
यहाँ से अगर टेंजेंट खींचें तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बी। वहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिख दिया हमने। ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। स्केच परेशान कर रहे हैं। ये बातें क्लियर है बेटा, थीटा ए और थीटा बी। अब हम जानते हैं बेंडिंग के समीकरण से, यानी कि फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम मरोड़ के समीकरण से, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, मरोड़ के समीकरण से अगर हम देखें बेटा तो क्या होता है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, यानी कि मे आई सी यू डी एल, है ना, बताया था। चलिए तो यहाँ से ज़रा देखते हैं एम बाई आई, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इसको और इसको। तो क्या लिख सकते हैं, एम बाई आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ से आर अगर निकालें तो आर क्या हो जाएगा, एम इंटू आर इज इक्वल टू ई आई, या आर इज इक्वल टू ई आई अपॉन एम। इसको बना लेते हैं इक्वेशन समीकरण 1, ठीक है। एक बात और कि इफ़ द सेक्शन ऑफ द बीम इज यूनिफॉर्म, अगर बीम की जो काट है वो एक समान है और जो पदार्थ है यानी जो मटेरियल है वो होमोजीनियस यानी कि सर्वंक्षम है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ई और आई का मान, यंग मॉड्यूलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसका कांस्टेंट होगा। अगर बीम की काट समान है और पदार्थ सर्वंक्षम है तो ई आई कांस्टेंट होगा, और मोमेंट भी क्या होगा, इसका कांस्टेंट होगा। यानी कि दो बातें, पहली कि अगर ये भी कांस्टेंट है, मोमेंट भी कांस्टेंट है, तो आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देख लीजिए, ई आई भी कांस्टेंट, मोमेंट भी कांस्टेंट, तो आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो दूसरे शब्दों में कह लूँ कि अगर सर्कुलर बेंडिंग है, अगर वृत्ताकार नमन है, सर्कुलर बेंडिंग है धरण में, तो ये आइडियल पोजीशन में होता है। तो आइडियल पोजीशन में होगा तो मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी और डी ले लेते हैं। कंसिडरिंग ट्रायंगल ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी को लेने पर, अब ए सी डी अगर लेते हैं तो बना लिया जाए ए सी डी को। यही है बेटा आपका ए सी डी, ये ए है, ये सी है, ये डी है ना। ये डिस्टेंस क्या है, आर माइनस वाई, ये डिस्टेंस क्या है, आर, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये क्या हो जाएगा, ए टू डी क्या हो जाएगा, एल बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं बेटा तो क्या हो जाएगा, कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के, यानी कि सी डी के स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। तो अगर ए सी क्या है हमारा, यहाँ पे ए सी आर है, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी क्या है बेटा, आर माइनस वाई, वाई क्या है, स्लोप है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वाई डिफ्लेक्शन है, विक्षेपण है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या है, का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, यानी कि एल बाई टू का स्क्वायर। ये दिख रहा होगा, लेट मी चेक, यस दिख रहा है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, और अगर सिंप्लीफाई करें इसको आर स्क्वायर को, आर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r वाई। यहाँ तक क्लियर है बेटा, दिख रहा होगा, माइनस 2r वाई, आई थिंक हम दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं हमेशा डाउट रहता है ना बेटा। आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर को हम कैंसिल कर दें ये लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो क्या बचेगा, तो बचेगा बेटा, हम यहाँ पे जानते हैं वाई क्या है, वाई हमारा डिफ्लेक्शन है, विक्षेपण है, और अपने आप में ही ये कम है, डिफ्लेक्शन विक्षेपण अपने आप में ही कम है। तो वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट और कम होगा, वेरी लेस। अतः हम क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर के टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, इसीलिए इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो इधर क्या बचा, तो मान लेते हैं हम
अगर हम लेफ़्ट साइड या राइट साइड से दोनों से हटाए तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, कट करते हैं तो इधर लाइए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। इधर 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के टर्म को हम कर दे रहे हैं नेगलेक्ट 0, ठीक है। तो क्या बचेगा इधर एल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2r/y। सिंप्लीफाई करते हैं, एल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 2r/y। एल क्या है, धरन की लंबाई है, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, विक्षेपण है। इसको बना देते हैं समीकरण 2। ध्यान रहेगा समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 आर बराबर ई आई अपन एम, समीकरण 2 एल स्क्वायर अपन 4 बराबर 2r/y। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इस r का मान इस समीकरण 2 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 से r का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं समीकरण 1 से r का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा। ये अगर हम r का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह लिख सकता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इनटू पुटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 1 इन सेकेंड। तो अगर हम मान रखें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एल स्क्वायर अपन 4 इधर क्या था 2r/y था, तो 2r की जगह ई आई अपन एम या आई ई अपन एम, ये r की वैल्यू है समीकरण 1 से, ठीक है, इंटू वाई 2r/y है ना। तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर, m इधर भेज देते हैं, एल स्क्वायर अपॉन 4 2 8 ई आई, एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई। और डिफ्लेक्शन है, विक्षेपण है, तो दूरी है मीटर में ही होगी, बहुत कम होती है इसीलिए में बता देते हैं। ठीक है, और यही मैक्सिमम और क्या हो जाएगी, अधिकतम डिफ्लेक्शन हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 8 ई आई। अब कंसीडर करें अगर ट्रायंगल ए सी डी को ही, जैसा कि हमने अभी ट्रायंगल को कंसीडर किया था ना ए सी डी को, तो ए सी डी को ही अगर हम कंसीडर करें तो अगर स्लोप निकालना चाहें, स्लोप यानी कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं, थीटा, तो साइन थीटा अगर ले लें तो क्या होगा साइन थीटा, यहाँ से जरा एक बार देखते हैं क्या था। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर ये एंगल हमारा ये वाला थीटा है, यानी कि ये एंगल ये भी है तो ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और हाइपोटेनियस हो जाएगा ए सी, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी। ठीक, ए डी क्या है हमारा L/2 है, लंबाई का आधा है, और ए सी क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर है। तो साइन थीटा क्योंकि ये वैल्यू स्लोप बहुत कम होती है, साइन थीटा क्या होता है बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं साइन थीटा के टर्म को हम ले लेते हैं थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा L/2r। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अभी हमने देखा L/2r है इक्वेशन थर्ड। एक चीज़ और हमने देखा आर की वैल्यू ई आई अपन एम है, तो यहाँ भी आर की वैल्यू समीकरण 1 से रखना है। तो फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर आर की वैल्यू हम रखते हैं बेटा तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू L/2 आर की वैल्यू ई आई अपॉन एम, तो ई आई अपॉन एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ml/2ei, ठीक है। और थीटा की वैल्यू किस में होगी रेडियन। तो दो बातें हमें पता चली, एक स्लोप और दूसरा डिफ्लेक्शन। तो स्लोप क्या हो जाएगा ml/8ei और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा ml/2ei, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सर्कुलर बेंडिंग से हमने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाला, जो कि मिला ml/2ei रेडियन और डिफ्लेक्शन ml/8ei mm, है ना।